आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है घूमता माइक्रोफोन। कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है हमारे आज के इस एपिसोड में। श्रोताओं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं, और देश के हमारे किसान अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है। आज 23 दिसंबर है और आज के दिन देश में किसानों के सम्मान में किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन का भी जश्न मनाता है, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किसान के रूप में की थी। किसान दिवस का उद्देश्य किसानों के महत्व और राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आज के हमारे एपिसोड में इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो श्रोताओं, चर्चा के लिए इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रामाशंकर सरकार, संस्थापक अध्यक्ष किसान महासंघ बिहार, कमलेश सिंह पटेल, जिला प्रवक्ता रोहतास किसान महासंघ, और इंजीनियर राहुल पटेल, संस्थापक ग्रामीण संघ IIT रुड़की। आप सभी लोगों का आज के अपने इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय किसान। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और हम सबसे पहले रामाशंकर सरकार से ये जानना चाहेंगे कि किसानों की वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। अभी हम लोग जो है किसान दिवस के अवसर पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो आज इस देश में किसानों की हालत बहुत दयनीय है जी, और किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इसका नतीजा है कि किसान खेती करना छोड़ रहे हैं। इसलिए किसानों की स्थिति तो भारत में बहुत जर्जर है और उसे सहायता देने की आवश्यकता है जी। किसानों को सहायता देकर सरकार को मजबूत बनाने की जरूरत है इस देश में। लेकिन सरकार तो इस दिशा में काफी कार्य भी कर रही है। सरकार जो भी काम कर रही है वह अभी उससे किसानों का उतना अच्छा कल्याण नहीं हो रहा है, उतने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं जितना होना चाहिए। इसलिए कि 2004 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे जी, तो उस समय उन्होंने किसानों को आवाज पर उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। वह आयोग दो ही बिंदु पर काम किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी और किसान कैसे खुशहाल जी। जिसको आज तक लागू नहीं किया गया उसको लागू करने की आवश्यकता है जी। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट का जो आया जिसमें किसानों के लागत मूल्य कैसे तय होगा वह लागू हो जाएगा तो किसान खुशहाल होंगे जी। किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को किसान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आज़ादी के बाद आज तक जो भारत वर्ष का मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि यह देश जो है गांव का देश है और कृषि प्रधान देश है और इस देश की आर्थिक रीढ़ कृषि है और आज़ादी के बाद से ही कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो दिया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि जो है देश के बजट का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और गांधी जी भी कहे थे कि अगर कोई भी योजना इस देश में बने तो कृषि को केंद्र बिंदु मानकर और उसके सहायता के रूप में अन्य योजनाएं बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि किसान आज तक आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती जा रही है और किसान खुशहाल नहीं है। किसान खेती खुद छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है कि फिर उस तरह की योजना बनाई जाए कृषि को विकास का मुख्य केंद्र मानकर और इस तरह की योजना बनाई जाए। और ऐसा बना भी था। आजादी के संविधान लागू होने के पहले जो पहला बजट देश का बना था तो उसमें सरदार पटेल साहब थे, तो उसमें जो पहला योजना बना था तो उसमें किसान और कृषि पर खर्च करने के लिए 40% बजट में प्रावधान रखा गया लेकिन नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज किसान की स्थिति खराब होती जा रही है। रामाशंकर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का कितना बड़ा योगदान है। मैं आपको पहले ही कहा कि कृषि यहाँ का भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है यहाँ की रीढ़ है जी। और उसका योगदान पहले बहुत था। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय
आजादी के समय हम लोगों का कृषि का जो जीडीपी था वह करीब 51% था, जो आज घट के बहुत कम हो गया है, लगभग 15% के करीब आ गया है। इसलिए चूंकि सरकार जो है आजादी के बाद तक जो सरकार हुई उनका ध्यान कृषि पर नहीं रहा, कृषि को सुख सुविधा नहीं दी गई, इसलिए माने डीजीपी घटता गया। और आज जब कोरोना काल में भी जब विकास दर सबका 0 था तो कृषि ही का विकास दर 3% था और कृषि ने उनको संभाला था। और इसका इतना बड़ा महत्व है हम लोगों की अर्थव्यवस्था में कृषि का कि जब भी विश्व में मंदी आया है, लेकिन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसको कृषि हम कहते हैं, उसके ही बल पर यहाँ जो है उतना मंदी का असर नहीं होता है, इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। राहुल पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना महत्व है? जैसा हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने कहा कि जीडीपी में शुरुआती दौर में 50-60% कृषि का योगदान था, आज घट के 15% हो गया है। स्वाभाविक है कि अनेक नई एक्टिविटीज आई हैं जिनसे सरकार का जो है जीडीपी बढ़ रहा है। पर आप अगर गौर करेंगे तो आज भी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला 40% रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि ही है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा यह हो गया कि आप देखेंगे चूंकि यह प्राइमरी सेक्टर है और जब कृषि से आय होती है किसानों और मजदूरों की, तो वही जाके सेकेंडरी और टर्शियरी चीजें, जो कि मतलब टर्शियरी चीजें सर्विस प्रोवाइडर हो गए और सेकेंडरी चीजें जो व्हाइट गुड्स हो गए या तरह तरह के गुड्स हो गए जो मार्केट में एमआरपी में बिकते हैं, आप जो दुकानों में देखते हैं। तो जब आय लोगों की रहेगी ग्राउंड स्तर पर, वो चीजें खरीदेंगे और फिर उनसे उन लोगों की जो आय होगी वो टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे। यही होता है। इसका सीधा सबूत यह देखेंगे कि जब जब इस देश में जिस साल फसल खराब हुआ है उस साल आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में एकदम मंदी आ जाती है और साफ वो फोरकास्टिंग जो है इसी बेसिस पर चलता है कि इस बार कृषि जो है कैसा कर रहा है, इस साल फसल कैसा हुआ है। जी, हमारे साथ कमलेश जी भी मौजूद हैं। कमलेश जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभी एमएसपी को लेकर कुछ महीनों से विरोधाभास है। हम जानना चाहेंगे कि एमएसपी क्या है? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे किसान महासंघ के सभी परिवारों को आप अपने रेडियो स्टेशन पर बुलाए जी, और हम सभी आपके यहाँ आए। सर, आपने पूछा कि एमएसपी क्या है, तो एमएसपी किसानों को एक के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति है। सरकार एमएसपी बनाई है और एमएसपी देती है कि अगर खुला मार्केट में व्यापारी एमएसपी से अधिक भाव पर किसानों का फसल खरीदता है तो आप बेच दीजिए। अगर मार्केट में आपके भाव एमएसपी से, सरकार के भाव से अगर कम में बिकता है आप हमें दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। एक यही एक नीति है एमएसपी। और किसान कह रही है कि हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी कर दीजिए। आप एक नीतिगत धारणा के तहत आप हमें एमएसपी दे रहे हैं और ये कभी उतार और चढ़ाव भी हो सकता है, कभी आप इसको हटा भी सकते हैं। इसकी आपकी नीति है, आपकी पॉलिसी है। तो किसान कह रहा है कि आप अपनी ही नीति को, इसको गारंटी, कानूनी गारंटी बना दीजिए, कानून में ला दीजिए। किसान के ही कहना है एमएसपी यही है। जी कमलेश जी, एमएसपी कानून यदि लागू हो जाता है तो सरकार को सारा फसल खरीदना पड़ेगा। सरकार इतना फसल खरीद कर आखिर करेगी क्या, या कोई भ्रांति है? नहीं, भ्रांति नहीं है। सरकार अगर किसानों से फसल खरीदती है तो अभी भी उसके स्टॉक में कमी रहता है। 22-23 के अनुसार और 2021-22 के अनुसार सरकार किसानों से गेहूं जो खरीदती है उसके अनुसार कह रही है सरकार कि अभी भारत में 30 से 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन भारत में कम हो रही है। हम उसको आयात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार करके हम इतना फसल करेंगे क्या खरीद करके? जब हमारे देश में अभी फसल की कमी है और स्टॉक की कमी है तो सरकार फिर बाहर से आयात क्यों कर रही है? उस सिर्फ कागज पर दिखावा कर रही है कि हमारे पास किसानों का फसल अधिक हो रहा है, हम स्टॉक से बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, तो हम करेंगे क्या? तो सरकारी का 21-22 का रिपोर्ट है, 21-22 का रिपोर्ट है कि अभी गेहूं के 30 से 40 लाख मैट्रिक टन भारत में कमी है। उसको पूर्ति करने के लिए हम विदेशों से आयात करते हैं। तो आप भारत के सरकार हैं, भारत के किसानों से क्यों नहीं खरीद देते हैं? खरीदिए, हम तैयार हैं बेचने के लिए। तो कमी कहाँ है? सरकार खरीदना नहीं चाहती है हमारे फसलों को। राहुल पटेल जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने यह कहा कि एमएसपी गारंटी कानून से क्या सरकार को सारी फसल खरीदनी पड़ेगी, तो गारंटी कानून से संबंधित यह बात
जो संयुक्त किसान मोर्चा और अब हम लोग यहाँ पे बिहार किसान मोर्चा डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सरकार खरीदे। यह गारंटी कानून चाहे वो एक व्यापारी खरीदे निजी तौर पर या सरकार खरीदे, हम लोग यह चाहते हैं कि जो तय हुआ है, मान लीजिए कि 2200 रुपये क्विंटल अगर धान तय हुआ है तो सरकार हमें उतना पैसा दे, उससे कम कोई न दे, चाहे सरकार हो या व्यापारी हो, कोई उससे कम न दे। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने कम लिया और यह साबित हो गया तो कि उसके लिए जुर्माना हो या जो भी दंड का प्रावधान। कमलेश जी, एक और भ्रांति है कि यह कानून लागू हो जाता है तो इससे सिर्फ किसानों को फायदा होगा और जो मजदूर कृषि कार्य से जुड़े हैं उन्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। एमएसपी गारंटी कानून से आखिर फायदा किसको होगा? एमएसपी कानून गारंटी बन जाता है, सरकार हमें दे देती है, तो दोनों को फायदा है जी। मजदूर को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। जैसे हमें मानना है कि अगर कोई भी मजदूर जी अगर किसी भी व्यक्ति से बटाई दर पर खेती लेकर के जमीन लेकर के खेती करता है जी, तो उसका भी फसल तो बेचना है जी। वो भी अपना फसल बेचेगा, वो भी अपना फसल जब बेचेगा तो अगर एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिल जाती है तो उसका भी फसल उसी दाम पर बिकेगा जो एक भूमिधर किसान है जी। और जो भूमिहीन किसान हुआ इसका भी फसल एमएसपी पर बिक जाएगा। दोनों को फायदा है जी। दोनों किसान, भूमिधर और भूमिहीन, दोनों किसान होते हैं जी। किसी के पास भूमि अधिक है, किसी के पास भूमि कम है, या किसी के पास भूमि है ही नहीं जी। तो जिसके पास भूमि नहीं है दूसरे से लेता है बटाईदार और उसको खेती करता है, वो अपने फसल को बेचता है जी और एमएसपी से उसको भी लाभ मिलेगा जी। ऐसा बात नहीं कि एमएसपी से सिर्फ किसानों को फायदा है, मजदूरों को फायदा नहीं है, दोनों को फायदा है। एमएसपी सरकार को दे देनी चाहिए और किसान और मजदूरों को हित में है। रामाशंकर सरकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा कमलेश जी, भूमिधर भूमिहीन ये तो गांव में रहते हैं जी और गांव वाले मजदूर को हम भूमिहीन कहते हैं, भूमिहीन ही लोग मजदूर कहलाते हैं। लेकिन इस देश के संदर्भ में जब हम चलेंगे तो सरकारी कर्मचारी भी मजदूर हैं जी और फैक्ट्री में काम करने वाले भी मजदूर हैं। उन लोगों के दिमाग में है कि हमको उत्पादन बढ़ने से घाटा होगा, लेकिन उनको कोई घाटा नहीं, क्योंकि उनको महंगाई के हिसाब से अलाउंस मिलते रहता है, उनको तो कोई घाटा नहीं है। उस हिसाब से उनका महंगाई का जो है मिलता है, उस तरह की सुविधा भी उनको मिलती है। सरकारी कर्मचारी जितने लोग हैं उनको क्वार्टर वगैरह भी मिलता है, इस तरह की सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन किसान को तो कोई सुविधा नहीं है जी। किसान का तो जो फसल है उत्पादन करता है उसका लागत मूल्य मिल जाए यही काफी है। इस देश का किसान का जो अभी लागत मूल्य में नहीं मिल रहा है। अभी एक सर्वे आया था जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जिसमें 2024 में किसानों की आमदनी को बढ़ाया दिखाया गया है, लगभग 12,000 करीब कुछ था ऐसा। लेकिन जब उसका लागत खर्च उन्होंने निकाला तो लागत खर्च भी बढ़ा हुआ है और लागत खर्च और जब किसान के उपज के दाम का जब तुलना किया गया तो 17% लागत खर्च ज्यादा हो गया। तो किसान तो घाटा में खेती कर रहा है, 17% लागत खर्च बढ़ गया किसानों का, माने तो किसान तो घाटा में खेती कर रहा है। इसलिए किसान को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और किसान को खुशहाल रखने के लिए जरूरत है ना कि उसको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तभी तो कृषि कर पाएंगे, नहीं तो मायूस नहीं होंगे। बहुत हमारे जो बच्चे हैं, किसान के जो बच्चे हैं वो कृषि से भाग रहे हैं, कृषि करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ही इतना रोजगार है कि अगर उसको पर्याप्त सुविधा दी जाए तो बहुत से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में इतना रोजगार है कि अगर सरकार कृषि क्षेत्र पर ध्यान दे दे, इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में रह जाएगी, जिसे सरकार नौकरियों में सबका समायोजन कर सकती है। कमलेश जी, एमएसपी तो सरकार पहले से ही दे रही है फसलों पर, फिर एमएसपी गारंटी कानून से क्या हासिल होगा? पहले मैं आपको बताया कि एमएसपी सरकार का नीतिगत नीति है जो अपने नीति के अनुसार एमएसपी किसानों को देती है, वो कभी भी हटा सकती है। ऐसा नहीं है कि एमएसपी अगर दे रही है तो एमएसपी बरकरार रहेगा जी। वो कभी कह देगी किसानों से हमारे पास एमएसपी पर खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है या पर्याप्त पैसे नहीं है, ये हो गया फलाना ढिमका को कुछ करके एमएसपी घटा भी सकती है जी। इसलिए कि कानून में नहीं है, इसलिए किसान कह रहा है कि आप हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी कर दीजिए, यही हमारी फायदा है। हानि ये है कि हमारा एमएसपी पर कभी बाजार में उतार और चढ़ाव होता है तो हम मजबूरन किसी दूसरे व्यापारी को बेच देते हैं जी। हमारे कारण है कि आज हमने धान लगाया है, धान को उगाया और धान को उगाने के बाद तुरंत हमें गेहूं बोना है। गेहूं बोने के लिए हमें उर्वरक की जरूरी है, गेहूं के बीज की जरूरत है,
और इसको खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो हम तत्काल बेचेंगे। तो हमारा एमएसपी कानूनी गारंटी रहेगा तो किसी व्यापारी को दे करके तुरंत एमएसपी का पैसा ले लेंगे जी। और अगर उनको नहीं बेचते हैं, एमएसपी पर सरकार नहीं लेती है, गारंटी नहीं देती है, तो किसान को यहाँ घाटा होता है कि व्यापारी कम पैसे पर जो 2320 रुपए का आज धान है, वो आज व्यापारी हमारा धान, लोगों के किसानों का धान 2100 और 2000 में लेकर के जा रही है, और ऊपर से कह रही है इसमें नमी है, इसमें भी हम धान को कुछ कम करके काटेंगे जी। तो यही हानि है किसानों का। एमएसपी अगर देने से और नहीं देने से, सरकार एमएसपी दे देती है, कानूनी गारंटी कर देती है, तो किसान खुशी खुशी अपना फसल सरकार को देगी और व्यापारी से छोड़ देगी, व्यापारी को नहीं देगी, सरकार को देगी जी। फायदा है, एमएसपी कानूनी गारंटी कर देने से किसानों को फायदा है जी। रामाशंकर सरकार भी कुछ बोलना चाहते हैं इस पर जी। कमलेश जी ने ठीक ही बोला है जी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं यह सुधार करना चाहता हूँ कि एमएसपी गारंटी सरकार दे रही है जी, और यह 1965 से मिल रहा है जी। 70 में हमारा गेहूं था 76 रुपये क्विंटल एमएसपी जी, आज हो गया 2019 का हम सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं कि 2019 तक हम लोगों का मात्र 19% बढ़ा समर्थन मूल्य जी, माने 76 से। इस बीच में जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितना भी चाहे शिक्षक वगैरह लोग हैं, और जितना भी हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों का डीए और सुविधा लगभग 150 से 300 से 400% बढ़ गया जी, और हमारा मात्र 19% बढ़ा। तो बताइए किसान, देश का किसान कैसे जिंदा रहेगा जी। अगर से हमारा 100% भी बढ़ाते तो आज हमारा गेहूं का कीमत होता 7600 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान तो घाटे में जा रहा है, तो कहाँ से देश विकास करेगा? जब तक इस देश का किसान विकास नहीं करेगा तब तक इस देश विकास नहीं हो कर सकता है। गांधी जी भी कहते हैं कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है जी। तो जब आत्मा का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। और दूसरा चीज है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी इसलिए जरूरी है कि चूंकि सरकार नहीं भी खरीदेगी तो व्यापारी खरीदेगा। ऐसा कानून बनाया जाए एमएसपी गारंटी कि उससे नीचे व्यापारी भी नहीं खरीदे। अगर व्यापारी खरीदे तो उस पर किसी तरह की जो भी जुर्माना है, जो भी सरकार समझे कानून में, वह प्रावधान होना चाहिए, उस पर कार्रवाई हो। तो इससे हम बाजार में कहीं बेच देंगे, सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, सरकार को भी नहीं खरीदना पड़ेगा, ना हम सरकार का इंतजार करेंगे। और एमएसपी गारंटी कानून का यही उद्देश्य है कि अगर खुले बाजार में किसानों का उत्पाद का कीमत समर्थन मूल्य से कम मिलता है तो सरकार सहायता करेगी मतलब उसको खरीद लेगी, वही सहायता है। तब ऐसे कानूनी गारंटी दे देगी तब बाजार में कहीं हम व्यापारी को दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से हो सकता है, हम विकास भी करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं राहुल पटेल जी? देखिए, हमारे पीछे दोनों वक्ताओं ने जो बात रखी, हमारे पीछे दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से बातें रखी, लेकिन मैं श्रोतागण का ध्यान एक दूसरे पहलू की ओर दिलाना चाहता हूँ। हम वाकिफ हैं कि भारत सरकार क्या सारी राज्य सरकारें किसानों के दयनीय स्थिति के बारे में काफी चिंतित हैं। स्वामीनाथन आयोग वगैरह इसके उदाहरण हैं और एमएसपी भी इसीलिए लाया गया। लेकिन एमएसपी का अगर अर्थ देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसका अर्थ यह कहता है कि किसान अगर अपना फसल इस मूल्य से कम में बेचता है तो किसान घाटे में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब वास्तविकता यह है कि सरकार जो भी एमएसपी तय करता है आज के डेट में वह इंडिकेटिव है, कोई गारंटी एक्ट नहीं लगा हुआ कि कोई गारंटी कानून है, तो इंडिकेटिव है। अब जरा देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है एमएसपी को इंडिकेटिव होने में, कि यदि सरकार कहती है कि मान लीजिए 2320 रुपए पर क्विंटल धान का रेट है इस बार, तो मार्केट उसको क्या समझता है कि 2320 रुपए हाईएस्ट प्राइस है, आप उसे 1700 में ले लीजिए, 2000 में लीजिए, मतलब 2320 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट उसको ऐसे ये हैंडल कर, तो यह बजाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस के यह मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो गया है। मतलब जैसे बाजार इसको ले रहा है वो वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि इसके बदले, अच्छा यही नहीं है, एमएसपी इंडिकेटिव है भी तो कुछ ही फसलों पर लागू है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे फसलों का एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए ताकि वह मिनिमम की, अगर मिनिमम लिखा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वह मिनिमम की तरह लिया जाए। और बाकी तो हम लोगों ने बोल ही रखा है कि यह कैसे मतलब सभी के लिए लागू है। सरकार क्या अगर व्यापारी भी खरीदना चाहें तो उससे कम में नहीं खरीद सकते। जी मैं ये जोड़ना चाहता था। रामाशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एमएसपी गारंटी कानून से किसानों के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा? एमएसपी कानूनी गारंटी से उसका सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से जो फसल के मूल्य निर्धारण का जो फार्मूला है बना हुआ है कि फसलों का उस तरह से दाम निर्धारण करके उसका टेढ़ा कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
जी राहुल पटेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यह बात सही है कि आखिर हम लोग फसल बोते हैं आमदनी के लिए, तो उसको बेचेंगे तो अगर हमें उसका सही मूल्य मिलेगा जिसमें लाभ हो तो हमें फायदा ही है। और अगर हमारे पास पैसा आएगा तो उसके अनुसार हम लोग अपना जीवन निर्वहन करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है भारतीय सरकार का, बिहार सरकार या कोई भी सरकार का, कि कोई भी एक कानून बनाइए तो उसमें लूप होल्स रहते हैं, तो कुछ न कुछ लोग उपाय निकाल लेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ कि उसमें एक प्रावधान है, आप गारंटी एक्ट लगा दीजिए, लेकिन उसमें प्रावधान है कि क्वालिटी के अनुसार दाम तय किया जाएगा। भाई यह तो रहेगा ही कि क्वालिटी किसी कम रहेगी तो कभी भी, अब यह तो ऑब्जेक्टिव चीज है नहीं, यह तो सब्जेक्टिव चीज है। तो क्या करेंगे, व्यापारी कह देंगे यह खराब क्वालिटी के है और एमएसपी से कम में खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। जिसके पास भंडारण की सुविधा नहीं रहेगी अपना बेचेगा, जिसको तुरंत पैसे चाहिए स्कूल का फीस भरने के लिए, बच्चे का दवाई करें, तो बेचेगा मजबूरी में। तो मैं एक सुझाव देना यह चाहूंगा कि एक तो यह हो ही कि सरकार जो है किसानों की चिंताजनक स्थिति को सही करने के लिए गारंटी कानून लागू करे, पर किसानों की तरफ से भी एक अखिल भारतीय स्तर पर एक किसान की बॉडी निर्मित हो, संस्थापित हो, जो स्वयं से पूरे देश में फसलों का एक दाम तय करे और यह तय करे कि मतलब हम लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई का क्या होता है कि अभी वर्तमान में यह है कि जितना डिमांड उससे ज्यादा सप्लाई होता है कुछ ही फसलों का, और उनका प्राइसेस क्रैश करते हैं। तो यदि हम एक अखिल भारतीय स्तर का एक बॉडी बना लें जो यह तय करे कि भैया देश में मान लीजिए कि 10 क्विंटल धान की जरूरत है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो यह तय हो पहले से ही सारे किसानों को कि भाई आप इस राज्य में इतना ही बो सकते हैं, इस राज्य में इतना ही बो सकते हैं। उससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई लगभग मैच करेगा, तो चीजों के दाम क्रैश नहीं करेंगे, क्योंकि बाजार अपने हिसाब से चलता है। आप गारंटी कानून बना भी दीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या रहेगा। जब तक हम लोग अपने तरफ से एक्टिवली कोई उपाय नहीं करेंगे किसान की तरफ से, तो इसका समाधान लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ। रामाशंकर जी, अभी एक स्थानीय मुद्दा छाया हुआ है कदवन जलाशय का, इसके बारे में हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। जी, यह जो है कदवन जलाशय जो है यह बहुत पुराना मुद्दा है और चूंकि इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं रहा, न यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों या सांसद हों, उन लोगों का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए यह मुद्दा जो है आज यह चर्चा में आया है। चर्चा में इसलिए आया है कि चूंकि अब किसान को यह महसूस होने लगा है, बिहार के किसानों को और खासकर इस 10 जिला के किसानों को, जिसमें आपका पूरा शाहाबाद हुआ, औरंगाबाद हुआ, जहानाबाद हुआ, अरवल हुआ, पटना पश्चिमी हुआ, गया हुआ, इस सब जिलों को के लोगों को अब यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि अगर कदवन जलाशय नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से अब हम लोगों का पानी का संकट झेलना पड़ेगा। अब हम लोगों के फसल उत्पादन करने के लिए पानी क्या, पीने के लिए पानी नहीं मिले। और मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि है कहाँ, बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए कि 45 वर्ष तक जिनका उम्र हुआ होगा उनको पता ही नहीं कि नाम क्या है, आइका क्या चीज है। क्योंकि यह है इंद्रपुरी बराज से 70 किलोमीटर और दक्षिण है। कदवन एक स्थान है जो सोन नदी के पूर्वी छोर पर है और कदवन गांव भी है, तो वहीं पर उसी नाम से इस जलाशय का बिहार सरकार और भारत सरकार के उच्च स्तरीय बैठक में भ्रमण करके तय किया गया। लगभग आपको 1990 से पहले ही भ्रमण करके तय किया गया कि इस स्थान पर ही जलाशय बनेगा। तो सोन नदी में जो पानी की कमी है और अंग्रेजों द्वारा जो नहरों का जाल बिछाया गया था, जिसको इंद्रपुरी भी पानी देती है, उसको पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए जलाशय की आवश्यकता है। क्योंकि सोन का पानी रोक लिया गया है, ऊपर बाणसागर परियोजना बनकर रोक लिया, और इसकी सहायक नदी थी रिहंड, उसने रिहंड बांध बन के रोक लिया। और अब हमारे यहाँ पानी सोन में नहीं आता है, तो सोन में पानी नहीं आता है तो नहरों को पानी नहीं मिलता है। जहाँ 7000 क्यूसेक पानी केवल हम सरकार दे रही है, जबकि इंद्रपुरी बराज की क्षमता है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है नहरों में, पूर्वी और पश्चिमी नहरों में 24,000 क्यूसेक की, और मात्र 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। क्योंकि पानी नहीं है, सोन नदी में पानी नहीं है, इसलिए परेशानी बढ़ गई है। इसलिए जो नजदीक का इलाका भी है डिहरी के, जैसे रोहतास जिला का इलाका जो नजदीक है, उसको भी समय पर पानी नहीं मिलता है, और दूर में तो पानी नहीं पहुंच रहा है 10-12 साल से। तो यही कदवन जलाशय है। और चूंकि अभी तक इस नदी पर कहीं जलाशय नहीं बना है, और इस नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने जलाशय बना के पानी रोक लिया है, तो बरसात का पानी और जो प्रतिदिन बह के पानी आता है, वो पानी इकट्ठा होगा उस जलाशय में,
और इस इलाके के लोगों के 10 जिला के इलाकों के लिए पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए मिलेगा और पीने के लिए पानी मिलेगा। अगर यह जलाशय बन जाता है और जब नहरों में पानी आता है तो हमारे नीचे का जो पानी का लेवल है उसका लेयर बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से क्या होता है कि चांपाकल और ट्यूबवेल जो हम लोग चलाते हैं उसको पर्याप्त पानी मिलने लगता है। अब जब नहर का पानी नहीं छोड़ा जाता है तो वह जो है पानी जो है बहुत नीचे चला जाता है। अभी नहर में पानी नहीं आया है, लेकिन अब ये इस जिला के कुछ लोगों का माने कुछ जगह से सूचना आ रही है कि चांपाकल में पानी कम हो गया, ट्यूबवेल में पानी नहीं चल रहा है, तो अभी परेशानी बढ़ गई। अगर पूरे जनवरी में अगर पानी न नहर दे तो निश्चित रूप से यहाँ के खेत का पटवन नहीं होगा और पीने के लिए पानी की परेशानी हो जाएगी, ये परेशानी होगी। यही कदमन जलाशय, इसलिए कदमन जलाशय आवश्यक है। राहुल पटेल जी, आज किसान दिवस है, किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आप जो हमारे किसान श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह कहूँगा कि इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कोई किसी तरह का यूनियन बनाते हैं किसी रोजगार में, सबकी अपनी अपनी पॉलिटी है, लोग संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं। तो उसी तर्ज पर हम किसानों को भी, भारत के किसानों, बिहार के किसानों को भी पॉलिटी समझनी चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटी। और हम लोग को संगठित होकर अपनी आवाजें उठानी चाहिए। और जो किसान के विचारक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, किसान के जो लड़के हैं, उनको निश्चित रूप से सरकार के पॉलिसी फ्रेमिंग में सहयोग करना, ताकि सही दिशा में, सरकार के पास भी एक्सपर्टीज, इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज होने चाहिए, तो हम लोग की तरफ से ये चीज आने चाहिए। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझें और आगे हैं। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने पूरे देश और पूरे भारत देश के सभी किसानों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई और दिल से नमस्कार करता हूं कि किसान दिवस के अवसर पर आप अपने खेतों को, अपनी फसलों को अपनी होठ की लाली बना करके, अपनी मुस्कान बना करके, अपनी खेतों को दुल्हन बना करके सजाइए, उपजाइए और देश के लिए एक अच्छा फसल दीजिए कि हमारा गरीब और मजदूर आपके उगाए हुए फसल से जीवित रहे, ताकि कहे कि हमारे देश के लोग एक आपस में बराबर हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी लाली बनाए रखें, खुश रहें और फसलों को कमी न होने दें। यही हमारा संदेश है। जय किसान, जय जवान। रामाशंकर सरकार, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज किसान दिवस के अवसर पर? किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि यह देश जो है कृषि प्रधान देश है और हम कृषि में आत्मनिर्भर थे पहले, और आज हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि देश फिर आत्मनिर्भर हमेशा बना रहे कृषि के क्षेत्र। रामाशंकर सरकार, कमलेश सिंह पटेल और राहुल पटेल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। इसके लिए अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय किसान। आपको भी धन्यवाद, पूरे देशवासियों को भी धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। श्रोताओं, किसान दिवस पर अभी हम जिले के किसान साथियों से बातचीत कर रहे थे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आज देश में किसान दिवस मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की ऋण और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे किसान साथी हैं। समाज में उनके योगदान के लिए सभी जिम्मेदार किसानों को सम्मानित करने और उनकी सराहना करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत को गाँव और कृषि अधिशेषों के देश के रूप में जाना जाता है। साथ ही लगभग 50% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और देश की ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा यहीं से आता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान साथियों के सम्मान में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, किसान दिवस पर आधारित आज का हमारा यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से देश के सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता अजीता चौबे। हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।